समय का प्रवाह, वह अटूट और भयावह इकाई, शक्तिशाली साम्राज्यों को धूल भरी इतिहास की परतों के नीचे दफन कर देती है, केवल पृथ्वी की गहन अंधकारपूर्ण गहराइयों में बिखरे हुए संकेत छोड़कर। जब हम दृष्टि को अतीत की ओर मोड़ते हैं तो एक भयंकर वास्तविकता एक पर्वत श्रृंखला की भांति उठ खड़ी होती है जो दृष्टि को अवरुद्ध कर देती है। डायनासोरों का लंबा प्रभुत्व 160 मिलियन वर्ष। यह संख्या अक्षरों में लिखी गई एक पृष्ठ पर मात्र कुछ वर्णों का स्थान घेरती है, लेकिन ब्रह्मांडीय पैमाने पर यह अनंतता को छूती है। इस अपार विस्तार के माध्यम से विशालकाय जीव पृथ्वी पर विचरण करते रहे, महाद्वीपों को अपने भार से हिला देते हुए, जबकि उनकी सांसें प्रागैतिहासिक गर्म और आर्द्र वातावरण में मिश्रित होती रहीं, जैसे एक निर्माणाधीन ब्रह्मांड के प्रतिध्वनियां जहां जीवन आदिम और अटूट लयों में स्पंदित होता था। फिर भी समय के इस असीम सागर में कोई पहिया नहीं आविष्कृत हुआ, कोई कृत्रिम ज्वाला नहीं जलाई गई और कोई भौतिक समीकरण नहीं हल किया गया। इसके विपरीत हम मनुष्य, कमजोर और नग्न प्राणी, जैविक मानचित्र पर मात्र 3 लाख वर्ष पहले ही प्रवेश करते हैं, भूगर्भीय कालक्रम में एक सांस की भांति। नवीनतम जांचों के अनुसार, जैसे कि चीन में खोदे गए प्राचीन खोपड़ियों की जांच, जो संकेत देती हैं कि हमारी प्रजाति या उसके प्रत्यक्ष पूर्वज कम से कम 5 लाख वर्ष पहले उभरने लगे थे, संभावित रूप से 1 मिलियन वर्ष पहले तक, जैसे कि यूनक्सियन 2 खोपड़ी, जिसे 2025 में डिजिटल रूप से पुनर्निर्मित किया गया ताकि डेनिसोवांस या होमो सेपियंस के भ्रातृ शाखाओं से संबद्धता प्रकट हो, जो होमो लोंगिक्लेड से संबंधित है, जो तेजी से विकास और आनुवंशिक रहस्यों से जुड़ी हुई है, जो हमारी उत्पत्ति की रैखिक कथाओं को चुनौती देती है। हम लगातार अपनी स्वयं की विकास कालक्रम की समीक्षा करने को बाध्य हैं, जैसे कि ब्रह्मांड हमें भूगर्भीय समय की सिलवटों में छिपे रहस्यों को सुलझाने के लिए आमंत्रित कर रहा हो। यदि हम पृथ्वी के इतिहास को 24 घंटों में संपीड़ित करें, तो हम परिदृश्य पर आधी रात से कुछ सेकंड पहले ही प्रकट होते हैं। फिर भी इन क्षणभंगुर पलों में हम 2 पत्थरों को रगड़ने से लेकर परमाणु नाभिक को विभाजित करने तक पहुंच गए हैं, एक ऐसी शक्ति को मुक्त करते हुए जो पूरे ग्रह को राख में बदल सकती है, एक आदिम अग्नि जो तारकीय विस्फोटों की गूंज है और प्रश्न उठाती है कि क्या हम अपनी स्वयं की प्रतिभा के वास्तुकार हैं या कैदी। यह तीव्र विपरीतता एक दर्दनाक विरोधाभास को जन्म देती है और विकास की सार तत्व में गहराई से उतरने वाले को लगातार प्रश्नों से घेर लेती है। यदि समय प्रगति का मापदंड है, तो डायनासोरों को लाखों वर्ष पहले तारों पर झंडे गाड़ने और आकाशगंगा को उपनिवेशित करने चाहिए थे। इसके बजाय वास्तविकता एक भयावह मौन है। वे खाते थे, सोते थे, प्रजनन करते थे और एक क्षुद्र ग्रह की ज्वालाओं में लुप्त हो गए, जैसे कि ब्रह्मांड ने उन्हें उदासीन झटके से मिटा दिया हो, केवल हड्डियों को एक खोई हुई युग की मूक गवाह के रूप में छोड़कर। क्या वे अत्यधिक मंदबुद्धि थे, या यह प्रतीत होने वाली मंदबुद्धि एक और भी क्रूर सार्वभौमिक नियम को छिपाती है जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं, एक अदृश्य ब्रह्मांडीय बाधा जो बुद्धिमान जीवन की उन्नति को छानती है, फर्मी विरोधाभास की गूंज, जहां ब्रह्मांड की विशालता अरबों आकाशगंगाओं और खरबों तारों के साथ सभ्यताओं से उबलना चाहिए, लेकिन केवल ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि विकिरण के खाली प्रतिध्वनि से गूंजता है। सत्य हमें कांपने पर मजबूर कर सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड बुद्धिमत्ता की उभरने को प्रोत्साहित नहीं करता प्रतीत होता है। कुछ वैज्ञानिक अंतरिक्ष की अपारता को देखते हुए एक विशाल फिल्टर की परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं जो प्रजातियों को प्रौद्योगिक सभ्यताओं की सीढ़ी चढ़ने से रोकता है, जिसे महान फिल्टर के रूप में जाना जाता है। यह जीवित रहने के जैविक खेल में एक निर्दयी उन्मूलन तंत्र है, शायद जटिल जीवन की दुर्लभता के रूप में प्रकट होता है, या 2025 की नवीनतम सिद्धांतों में डिजिटल जीवन चक्र परिकल्पना में, जो सुझाव देती है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता संज्ञानात्मक अवरोध पैदा कर सकती है या उन्नत सभ्यताओं में स्वविनाश की संभावनाओं को बढ़ा सकती है, प्रगति को एक घातक जाल में बदलते हुए। डायनासोर अपनी पेशीय शक्ति के बावजूद इस फिल्टर को पार नहीं कर सके, या शायद उन्हें कभी इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हम खुद को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन शायद हम मात्र एक ब्रह्मांडीय लॉटरी के भाग्यशाली उत्तरजीवी हैं, एक खाई के किनारे पर नाचते हुए जहां बुद्धिमत्ता एक दुर्लभ और खतरनाक दाव है।
हम बुद्धिमत्ता को सृष्टिकर्ता का सबसे कीमती उपहार मानकर जश्न मनाते हैं, लेकिन एक क्षण रुककर पूछें कि क्या बुद्धिमत्ता एक पूर्ण वरदान है? उसके बिना भोजन श्रृंखला के शीर्ष पर कैसे पहुंचा जा सकता है? यह सहज उत्तर है कि हां, लेकिन व्यापक दृष्टि से देखें, डायनासोर हमसे 50 गुना अधिक समय तक ग्रह पर शासन करते रहे बिना जटिल मस्तिष्क के। जैविक रूप से कौन अधिक सफल है? स्पष्ट रूप से डायनासोर। यदि वह घातक क्षुद्र ग्रह नहीं गिरता, तो वे अभी भी पृथ्वी के स्वामी होते और हम छोटे कृंतकों के रूप में भी नहीं उभरते, उनके विशाल पदचिह्नों की छायाओं में छिपे हुए। यह हमारी विकास समझ में मौलिक त्रुटि को प्रकट करता है। हम मानते हैं कि जीवन का उद्देश्य अधिक बुद्धिमान, मजबूत और मानवीय मानकों के अनुसार पूर्ण बनना है, लेकिन प्रकृति हमारी नैतिकता या सौंदर्य शास्त्र के अनुसार कार्य नहीं करती, एक उदासीन ब्रह्मांड की भांति जो ठंडे ऊष्मागतिकीय नियमों का पालन करता है, जहां एंट्रोपी संतुलन की ओर अटूट प्रवाह को निर्देशित करती है। विकास का एकमात्र उद्देश्य ठंडा और व्यावहारिक है, जीवित रहना और जीनों को संचारित करना। इसे प्राप्त करने के असंख्य तरीके हैं। कोई तेज दांत विकसित कर सकता है शिकार को फाड़ने के लिए, मजबूत पैर हवा की भांति दौड़ने के लिए, या अधिक सूक्ष्म रूप से मिट्टी में छिपकर मृत होने का नाटक करना। विजय कल जीवित रहने और प्रजनन करने से आती है। बुद्धिमत्ता इस परिदृश्य में जीवित रहने की असंख्य रणनीतियों में से मात्र एक है, और निश्चित रूप से सबसे महंगी और जोखिमपूर्ण, एक विकासीय विलासिता जो संसाधनों को खा जाती है, जैसे एक तारा अपने हाइड्रोजन को खाकर ढह जाता है। बुद्धिमत्ता को एक असाधारण विलासिता क्यों परिभाषित करें? शरीर को ही देखें। मानव मस्तिष्क, वह नरम द्रव्य जो खोपड़ी में बंद है, शरीर के भार का लगभग 2% घेरता है, एक मामूली संख्या। लेकिन इसे संचालित रखने की लागत मामूली से बहुत दूर है, क्योंकि यह दैनिक रूप से ग्रहण की गई कुल ऊर्जा का 20% खपत करता है। नवीनतम जांचों के अनुसार यहां तक कि विश्राम में यह 25% तक पहुंच सकता है। कल्पना करें कि हर 5 प्लेटों में से एक पूरी तरह से मस्तिष्क सम्राट को समर्पित है, जो आदेश जारी करता है, एक अदृश्य अत्याचारी जो चेतना की ज्वाला को बनाए रखने के लिए निरंतर श्रद्धांजलि की मांग करता है। यह असाधारणता बच्चों में और भी भयावह है। 5 या 6 वर्ष के बच्चे का मस्तिष्क शरीर की ऊर्जा का आधा, यहां तक कि 60% तक खपत कर सकता है। इसी कारण बच्चे इतना सोते और खाते हैं। वे एक विशाल ऊर्जा खपत मशीन को पोषित कर रहे हैं, एक इंजन जो कैलोरी को विचारों में बदलता है, जैसे एक तारकीय भट्ठी भारी तत्वों को गढ़ती है। इसके अलावा मस्तिष्क अत्यंत नाजुक और कमजोर है। यदि ऑक्सीजन ले जाने वाला रक्त प्रवाह कुछ सेकंड के लिए रुक जाए, तो तंत्रिका कोशिकाएं अपरिवर्तनीय रूप से मर जाती हैं। अन्य अंग जैसे यकृत, गुर्दे और मांसपेशियां पोषक तत्वों की अस्थायी कमी को सहन कर सकती हैं, लेकिन मस्तिष्क नहीं, निरंतर बलिदानों की मांग करता हुआ, जैसे कि एक ब्रह्मांडीय वेदी जहां जीवन अपनी ईंधन को प्रदान करता है धारणा की रोशनी जलाने के लिए। डायनासोरों के लिए बुद्धिमत्ता में निवेश एक हारने वाला प्रस्ताव होता। इतना महंगा मस्तिष्क विकसित करने की क्या आवश्यकता? मेसोजोइक युग पृथ्वी पर एक सच्चा स्वर्ग था। आज के विपरीत यह गर्म और आर्द्र था। ऑक्सीजन सांद्रता कभी कभी 30 या 35% तक पहुंचती थी, और हरीभरी वनस्पति एक हरे सागर की भांति। यहां तक कि ध्रुवीय क्षेत्र जंगलों से ढके थे और जानवरों की भरमार थी। विशाल शाकाहारी डायनासोर कुछ धीमे कदमों से टनों पत्तियां निगल सकते थे, भोजन सीधे उनके मुंह में पहुंचता था और पानी प्रचुर था। मांसाहारी के लिए शिकार बड़े, धीमे और हर जगह थे। जलवायु लाखों वर्षों तक स्थिर रही, पारिस्थितिक चक्र पूर्ण सामंजस्य में दोहराते हुए, लेकिन 2025 में डायनासोर दांतों पर विश्लेषण, दांत के इनेमल में ट्रिपल ऑक्सीजन आइसोटोप संरचनाओं के माध्यम से वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता का पुनर्निर्माण पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 से 4 गुना अधिक स्तर प्रकट करता है। जुरासिक अंतिम में लगभग 1200 भाग प्रति मिलियन के शिखर तक पहुंचते हुए, संभावित रूप से ऑक्सीजन पहुंच को प्रतिबंधित करते हुए मस्तिष्क के लिए सबसे निर्भर अंग। जैसे कि उस युग की हवा एकदम घोंटू कोहरा थी जो बुद्धिमत्ता की चिंगारी को जलने से पहले बुझा देती थी।
इस सरल दुनिया में जीवित रहने का दबाव जटिल विचारों की आवश्यकता नहीं रखता था। उन्हें कल की योजना बनाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कल आज जितना ही उपजाऊ होता, एक ब्रह्मांडीय संतुलन जहां स्थिरता विकास के कट्टरपंथी छलांगों को रोकने वाला फिल्टर था। यह हमारी सोच में अंधा स्थान है। हम मानते हैं कि लंबी अवधि स्वचालित रूप से बुद्धिमत्ता उत्पन्न करती है, लेकिन विकास को दबाव, कठिनाइयों और गंभीर संकटों की आवश्यकता होती है। ये संकट विकासीय छलांगों को ट्रिगर करते हैं, जैसे सुपरनोवा जो अराजकता से नए तत्व गढ़ते हैं। 13 मीटर लंबा और 6 टन वजन वाला टायरानोसॉरस, जबड़े की शक्ति से हड्डियों को कुचलने वाला, क्या गणितीय समस्याओं को हल करने या कविता रचने की आवश्यकता रखता था? मुंह खोलते ही दुनिया झुक जाती थी, एक दूरी वाली आकाशगंगाओं के ढहने की भांति गूंजता हुआ दहाड़। बड़ा मस्तिष्क विकसित करना अनावश्यक था, वास्तव में एक बोझ। ऊर्जा जो मांसपेशियों और विशाल आकार की रक्षा करती थी, एक अनावश्यक अंग के साथ साझा की जाती। प्रकृति ने संसाधनों को दांतों, पंजों और शल्कों में निवेश किया, क्योंकि उस युग के लिए यह इष्टतम मार्ग था। एक रणनीति जो ऊष्मागतिकीय नियमों के साथ संरेखित थी, जटिलता पर दक्षता को प्राथमिकता देते हुए। इसके अलावा डायनासोरों की शारीरिक संरचना शुरू से ही सभ्य प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए लोहे की बाधा थी। उनके अग्र अंगों को देखें। टायरानोसोरस के छोटे और लघु थे, लगभग हास्यास्पद। उनके साथ न केवल सूक्ष्म औजार बनाना, बल्कि खुद को खुजलाना या भोजन मुंह तक ले जाना भी यातना था। अन्य विशाल चतुष्पदी अपने अग्र अंगों को टनों भार सहने वाली स्तंभों के रूप में उपयोग करते थे। वे कुछ भी पकड़ नहीं सकते थे। कल्पना करें, एक इमारत के आकार का जानवर पत्थरों को रगड़कर आग जलाता, एक बेतुका दृश्य। उनके शरीर जैविक मशीनों की भांति डिजाइन किए गए थे, चलती हुई किले, न कि नाजुक कारीगर आकृतियां जो ब्रह्मांड ने क्रूरता से वशीकरण के लिए गढ़ी, न कि सूक्ष्मता से। निश्चित रूप से कुछ तर्क देते हैं कि सभी डायनासोर विशाल और मंदबुद्धि नहीं थे। छोटी और फुर्तीली प्रजातियां, जैसे ट्रूडॉन, अब अधिक सटीक रूप से स्टेनोनिकोसोरस नामित डायनासोर बुद्धिमत्ता परिकल्पना के लिए चमकदार उम्मीदवार के रूप में मौजूद हैं। ट्रूडॉन मनुष्य जितना ऊंचा खड़ा होता था, आगे की ओर उन्मुख बड़ी आंखों के साथ त्रिविम दृष्टि के लिए और बुनियादी पकड़ सक्षम लचीले अग्र अंगों के साथ। वैज्ञानिकों ने गणना की कि मस्तिष्क से शरीर का अनुपात समकालीन सरीसृपों में सबसे ऊंचा था, जो एक आदिम बुद्धिमत्ता का सुझाव देता है। अतीत में कल्पना की गई कि क्षुद्रग्रह के बिना ट्रूडॉन एक डायनासोरॉइड में विकसित हो सकता था, एक मनुष्य जैसी लेकिन सरीसृप विशेषताओं वाली प्राणी, सभ्यता स्थापित करने में सक्षम। फिर भी यह परिकल्पना ऊर्जा बाधा से टकराती है। 2023 और 2025 के जांच, जैसे कि डायनासोर मस्तिष्कों में न्यूरॉन घनत्व अनुमानों पर सवाल उठाने वाले, उनकी बुद्धिमत्ता की सीमाओं को इंगित करते हैं, सूचना प्रवाह और कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका से बंधे। समकालीन न्यूरोवैज्ञानिकों के कार्यों के साथ जो प्रस्तावित करते हैं कि कुछ थेरोपॉड जैसे टायरानोसोरस रेक्स में आधुनिक बबूनों के समान टेलेंसेफेलिक न्यूरॉन गणना हो सकती थी, लेकिन चयापचयी वास्तविकताओं से सीमित, जहां मस्तिष्क एक बुद्धिमान मगरमच्छ के समान अधिक था बजाय एक प्राइमेट के। जटिल अमूर्तताओं की क्षमता के बिना कार्बन डाइऑक्साइड बौद्धिक विकास को सीमित कर सकता था। छोटे जानवरों को लचीलेपन का लाभ होता है, लेकिन चयापचयी गतिरोध। 60 किलोग्राम का सरीसृप शरीर, मुख्य रूप से ठंडा रक्त वाला या आंशिक रूप से होमियोथर्म, जटिल मस्तिष्क को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता, जो कुल ऊर्जा का 20% खपत करता है, जैसे मानव का। बुद्धिमत्ता को बड़े मस्तिष्क की आवश्यकता होती है, जो बदले में विशाल और निरंतर ऊर्जा की मांग करता है, और इसलिए एक कुशल पाचन और चयापचयी प्रणाली। छोटी डायनासोर प्रजातियां इसे प्राप्त नहीं कर सकीं। यह एक दुष्चक्र है। बड़े डायनासोरों के पास ऊर्जा थी, लेकिन औजार उपयोग के लिए अनुपयुक्त शरीर। छोटों के पास औजार उपयोग हो सकता था, लेकिन मस्तिष्क बढ़ाने के लिए ऊर्जा की कमी। एक ब्रह्मांडीय नृत्य जहां द्रव्यमान और मन के बीच संतुलन भौतिकी के अटूट नियमों द्वारा शासित है। हमें अधिक गहन पर्यावरणीय कारकों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, जैसे वातावरण। जांचों के अनुसार
मेसोजोइक युग ने ऑक्सीजन की प्रचुरता के काल दिखाए, लेकिन लंबे अंतराल जहां यह 12 या 15% तक गिर गया, वर्तमान 21% से नीचे। 2025 में डायनासोर दांतों पर विश्लेषण, दांत के इनेमल में ट्रिपल ऑक्सीजन आइसोटोप संरचनाओं के माध्यम से वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता का पुनर्निर्माण पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 से 4 गुना अधिक स्तर प्रकट करता है। जुरासिक अंतिम में लगभग 1200 भाग प्रति मिलियन के शिखर तक पहुंचते हुए संभावित रूप से ऑक्सीजन पहुंच को प्रतिबंधित करते हुए मस्तिष्क के लिए सबसे निर्भर अंग, जैसे कि उस युग के आकाश बौद्धिक विस्फोट को दबाने वाले पर्दे थे, उन्हें सहज चेतना के स्तर पर रखते हुए एक ब्रह्मांडीय फुसफुसाहट जहां जीवन सजगता की बजाय वृत्ति से बंधा रहा। तो मनुष्यों ने इन सभी बाधाओं को कैसे पार किया? उत्तर श्रेष्ठता नहीं है, बल्कि हताशा है। मनुष्यों ने मस्तिष्क को तारों का चिंतन करने या कविता लिखने के लिए विकसित नहीं किया। वे जीवित रहने की एक गली में फंसे थे, एंट्रोपी के सागर में जहाज तोड़े हुए की भांति। हमारे पूर्वजों को अफ्रीकी सवाना में देखें, शेरों या हाथियों की तुलना में कमजोर, तेंदुओं की तुलना में धीमे, तेज पंजों, मोटी त्वचा या विष के बिना। मानव पूर्वज ताजा मांस के चलते फिरते टुकड़े थे, आसान और स्वादिष्ट शिकार, शत्रुतापूर्ण तारकीय समूह में नवजात तारों की भांति कमजोर। इस दयनीय स्थिति में जब जलवायु परिवर्तनों ने जंगलों को कम किया, वे सुरक्षित शाखाओं से नीचे मैदान पर उतरे। ऊंची घास में दूर के दुश्मनों को देखने के लिए उन्हें खड़े होना पड़ा। 2 पैरों पर चलना दर्दनाक था, लेकिन एक महत्वपूर्ण मोड़। हाथ गति से मुक्त हुए और शाखाओं और पत्थरों को पकड़ने लगे। आकस्मिक पकड़ से जानबूझकर उत्पादन तक। औजारों के साथ उन्होंने पंजों की कमी की भरपाई की। मांस का शिकार और अस्थि मज्जा निकालना प्रोटीन से भरपूर और ऊर्जाग्ने पोषक प्रदान करता। और आग प्रकट हुई। आग से पकाना बुद्धिमत्ता की स्वर्ण कुंजी है। पकी हुई भोजन आसानी से पचता है, आंतें छोटी होती हैं और अधिशेष ऊर्जा बढ़ते मस्तिष्क को जाती है, एक प्रक्रिया जो तारों के हृदय में नाभिकीय संलयन की गूंज है, सरल पदार्थ को जटिल चमक में बदलते हुए। लेकिन यह मार्ग रक्त और आंसुओं में डूबा है। हमारे पूर्वजों की आबादी सैकड़ों तक गिर गई, विलुप्ति के कगार पर। हम नर्क के उत्तरजीवी हैं, ब्रह्मांड द्वारा लगाए गए परीक्षणों में गढ़े गए लचीलापन के लिए। डायनासोर उस स्थिर पर्यावरण में शारीरिक शक्ति और सुरक्षित आकार के मार्ग को चुना। मनुष्य अत्यधिक कमजोर, बुद्धिमत्ता और औजारों को चुना। एक खतरनाक दाव जो सब कुछ जोखिम में डालता है, एक विकासीय विभाजन जहां ब्रह्मांड सबसे मजबूत नहीं बल्कि सबसे अनुकूलनीय को चुनता है। ये 2 मार्ग परस्पर अनन्य हैं, ऊर्जा सीमित है, कोई भारी वजन चैंपियन की मांसपेशियां और भौतिकी प्रतिभा का मस्तिष्क एक साथ नहीं रख सकता बिना निषेधात्मक लागत के संरक्षण के नियमों की भांति जो परमाणुओं और सभ्यताओं दोनों को शासित करते हैं। डायनासोर सभ्यता की अनुपस्थिति भूगर्भीय स्तरों के मौन से सिद्ध है। यदि उनके पास कोई सभ्यता होती, यहां तक कि आदिम, तो निशान बचे होते। 160 मिलियन वर्ष अनगिनत वस्तुओं और संरचनाओं को उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन ट्रायासिक से क्रेटेशियस तक हम केवल हड्डियां और पदचिह्न पाते हैं। कोई कारेत धातु का टुकड़ा, कृत्रिम पत्थर की नींव, असामान्य रेडियोएक्टिव तत्व या औद्योगिक रासायनिक सांद्रता नहीं। प्राचीन सभ्यताओं के बारे में आकर्षक परिकल्पनाएं जीवाश्म खोपड़ी साक्ष्य से संरेखित नहीं होती। डायनासोरों के पास न्यूटन या दा विंची नहीं थे। सभ्यता में विकसित न होना असफलता नहीं है, बल्कि उनके मार्ग की परम सफलता है। उस दुनिया में दार्शनिक तुरंत खा लिया जाता। प्राकृतिक चयन ने गति, शक्ति और आकार को प्राथमिकता दी। मांसाहारी डायनासोरों ने शिकारी कौशलों को पूर्ण किया, शाकाहारी ने मोटी कवच और सींग प्राप्त किए। बुद्धिमत्ता के लिए स्थान नहीं था, एक ब्रह्मांडीय दुर्लभता जो 2025 की फर्मी विरोधाभास पर नवीनतम सिद्धांत जोर देते हैं, सुझाव देते हुए कि बुद्धिमान जीवन एक दुर्लभ दुर्घटना है, एक चिंगारी जो ब्रह्मांड की विशालता में जल्दी बुझ जाती है। मनुष्यों का उभरना संयोगों की अविश्वसनीय श्रृंखला है। जलवायु परिवर्तन, जंगलों की हानि, कमजोर शारीरिक संरचना, आग की खोज।
यदि एक कड़ी टूटती तो हम आज नहीं होते। इसलिए डायनासोरों में सभ्यता की अनुपस्थिति प्रकृति की सामान्यता है। मनुष्यों में सभ्यता की उपस्थिति विसंगति है, सृष्टि का एक विशालकाय राक्षस, एक विकृति जो ब्रह्मांडीय एंट्रोपी को चुनौती देती है। जीवन के इतिहास के मार्ग पर पीछे मुड़कर देखते हुए हम महसूस करते हैं कि मानवीय अभिमान कितना छोटा लगता है। हम खुद को ब्रह्मांड का अंतिम उद्देश्य मानते हैं, पूर्ण उत्कृष्ट कृति। हम सफलता को आकाश छेदने वाली इमारतों, अंतरिक्ष को चीरने वाली अंतरिक्ष यानों, सामूहिक विनाश के हथियारों से मापते हैं। तब हम महसूस करते हैं हमारी अस्तित्व हवा में मोमबत्ती की भांति नाजुक है। बुद्धिमत्ता हमारा सबसे तेज हथियार, दोधारी तलवार है जो जल्द ही हमारी प्रजाति के धागे को काट सकती है। डायनासोर बिना परमाणुओं या दर्शन के 160 मिलियन वर्ष जिए। वे प्रकृति के क्रूर लेकिन संतुलित नियमों के साथ सामंजस्य में अस्तित्व में थे। हम कुछ 100,000 वर्षों में व्यवस्था को बदल दिया और खुद को विलुप्ति के कगार पर धकेल दिया, जैसे कि हम महान फिल्टर के सीमाओं का परीक्षण करने वाली सभ्यता हों। जब हम रात के तारों भरे आकाश का चिंतन करते हैं या संग्रहालय में ठंडे जीवाश्मों को छूते हैं, तो आशा करते हैं कि मनुष्य विनम्रता सीखें। हम इस ग्रह के शाश्वत स्वामी नहीं हैं, बल्कि समय के एक चमकदार और संक्षिप्त क्षण के भाग्यशाली अतिथि हैं। जो समय की धूल के नीचे लुप्त हो जाते हैं, वे कभी लौटते नहीं। डायनासोरों का दहाड़ या मनुष्यों की हंसी ब्रह्मांडीय शून्य के अनंत हवा में मात्र प्रतिध्वनियां हैं। यह मौन न केवल पृथ्वी के भूगर्भीय अतीत को ढकता है, बल्कि दूर के तारों तक फैलता है। यही वह स्थान है जहां मानवीय पूर्ण एकाकीपन गूंजता है। हम आकाश की ओर विशाल धातु एंटेना निर्देशित करते हैं, फुसफुसाहटों, रेडियो संकेतों, किसी भी बुद्धिमत्ता के निशान को सुनते हुए, लेकिन जो लौटता है वह केवल ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि विकिरण का एक समान गुंजन है। यह बिग बैंग का अवशेष है, आदिम सांस, मरते तारों का हांफना, न कि बुद्धिमत्ता की आवाज, एक मौन जो 2025 की ब्रह्मांडीय सिद्धांतों को बुद्धिमत्ता की दुर्लभता से जोड़ता है, सुझाव देते हुए कि उन्नत सभ्यताएं क्षणभंगुर हैं, ब्रह्मांड को उपनिवेशित करने से पहले स्वविनाश करती हुईं। विडंबना से गैलेक्टिक पड़ोसियों की कमी डायनासोर जीवाश्मों से सीखी गई क्रूर सच्चाई को मजबूत करती है। उच्च बुद्धिमत्ता विकास की अपरिहार्य मंजिल नहीं है, बल्कि एक दुर्लभ दुर्घटना। एक दाव जो ब्रह्मांड जोखिम से खेलता है, जहां ऊष्मागतिकी निर्देशित करती है कि जटिलता विशाल ऊर्जा की मांग करती है और असफलता सामान्य है। ऊष्मागतिकीय दृष्टिकोण से जीवन के तंत्र की जांच करते हुए बुद्धिमत्ता एक विशाल ऊर्जा बोझ है। हमारा मस्तिष्क, खोपड़ी में वह गुलाबी धूसर द्रव्य, एक लालची उपभोक्ता है। जंगल में हर कैलोरी पसीने और रक्त से कमाई जाती है, ऐसे ऊर्जाखपत अंग को पोषित करना एक पागल रणनीति है। अरबों वर्षों से प्रकृति ने छोटे मस्तिष्क लेकिन बड़ी मांसपेशियां, मजबूत पेट, तेज प्रजनन को प्राथमिकता दी। एक मगरमच्छ महीनों तक कीचड़ में बिना भोजन के स्थिर रह सकता है। उसका मस्तिष्क कम ऊर्जा खपत करता है। लेकिन मनुष्य कुछ सप्ताह बिना भोजन के खुद को खा जाते हैं और मर जाते हैं। मस्तिष्क चेतना बनाए रखने के लिए निरंतर ईंधन की मांग करता है, एक मांग जो ब्लैक होल की असंतोषपूर्ण भूख की गूंज है जो पदार्थ को निगलते हैं। बुद्धिमत्ता का विलास अन्य दर्दनाक जैविक दुष्प्रभाव उत्पन्न करता है। बढ़ते मस्तिष्क को समायोजित करने के लिए भ्रूणीय खोपड़ी बड़ी होती है, जबकि द्विपाद चलन मातृश्रोणी को संतुलन के लिए संकीर्ण करता है। यह यांत्रिक संघर्ष मानव जन्म को जीवन और मृत्यु के बीच सच्ची लड़ाई बनाता है, अन्य जानवरों की तुलना में अधिक दर्दनाक और खतरनाक। नवजात जानवर मिनटों में खड़े होकर दौड़ते हैं, जबकि मानव बच्चा वर्षों बाद स्वतंत्र होता है। शिशुओं की लंबी कमजोरी वयस्कों को सुरक्षा और भोजन के लिए मजबूत सामाजिक बंधन बनाने को मजबूर करती है। इस प्रकार जटिल सामाजिक संरचनाएं और भाषा अंकुरित होती हैं। हमारी सभ्यता न केवल आग और औजारों पर निर्मित है, बल्कि माताओं के दर्द और बच्चों की कमजोरी पर, एक ब्रह्मांडीय कालीन जो पीड़ा से बुनी जाती है, जो समाजों को तारकीय टकरावों से बनी आकाशगंगाओं की भांति गढ़ती है।
बुद्धिमत्ता के साथ जैविक सीमाओं को पार करना प्रजाति को जीवित रहने की अन्य खतरनाक सीमा की ओर धकेलता है। ब्रह्मांड विज्ञान में महान फिल्टर की अवधारणा एक अदृश्य बाधा है जो जीवन के अंकुरण या सभ्यताओं के अंतरतारकीय यात्रा प्राप्त करने को रोकती है। शायद यह बाधा बुद्धिमत्ता स्वयं हो। जब एक प्रजाति परमाणु ऊर्जा का दोहन करने के वैज्ञानिक स्तर तक पहुंचती है तो वह फास्फोरस को पकड़ती है जो अपनी ही घर को जला सकती है। 2025 की जांच, जैसे डिजिटल जीवन चक्र परिकल्पना और फर्स्ट लास्ट आउट सिद्धांत, जो प्रस्तावित करते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता संज्ञानात्मक अवरोध पैदा कर सकती है या सभ्यताओं में स्वविनाश की संभावनाओं को बढ़ा सकती है, हमारी अपनी व्यवहार्यता पर नई दृष्टियां प्रदान करती हैं। सुझाव देते हुए कि एआई वह फिल्टर हो सकता है जो सभ्यताओं को ब्रह्मांड में फैलने से पहले बुझा देता है। डायनासोरों को ओजोन छिद्रों, महासागरीय माइक्रोप्लास्टिक या परमाणु सर्दियों की चिंता नहीं थी। वे प्राकृतिक चक्रों से जीते और मरते थे। हम ज्ञान के अभिमान से नाजुक जलवायु और भूगर्भीय प्रणालियों में हस्तक्षेप करते हैं। हम कोयला और पेट्रोलियम खोदते हैं, प्राचीन पौधों और जानवरों के जीवाश्म, लाखों वर्षों से कैद ऊर्जा को मुक्त करते हुए कार्बन के भूतों की भांति। हम वातावरण को गरमाते हैं, पारिस्थितिक तंत्रों को अराजकता में खींचते हुए। 2025 के जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट के अनुसार, जो जलवायु लक्ष्यों के अतिरिक्त को सीमित करने के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जनों में तेज और व्यापक कटौतियों की आवश्यकता पर जोर देती है, 2 डिग्री सेल्सियस और 1.5 डिग्री सेल्सियस की पथों से संरेखित करने के लिए 2019 स्तरों की तुलना में 2035 में 35% और 55% कटौतियों की आवश्यकता के साथ, घातक बाढ़ों, रिकॉर्ड गर्मी की लहरों, लंबी सूखे और ग्लेशियरों तथा समुद्री बर्फ के निरंतर पिघलने के बीच हम एक अटल वास्तविकता का सामना करते हैं। एक ब्रह्मांडीय चेतावनी कि हमारा हस्तक्षेप वह फिल्टर हो सकता है जो हमें बुझा देता है। मानवीय सार्वभौमिक एकाकीपन की उत्पत्ति अंतरिक्ष की चौड़ाई से नहीं हो सकती, बल्कि सभ्यताओं की संक्षिप्तता से। एक लाल बौने तारे के आसपास के ग्रह पर हमारी जैसी प्रजाति तारों को देखती, गणित का आविष्कार करती, आकाश छेदने वाली शहरों का निर्माण करती। लेकिन वह प्रगति एक तबाही हो सकती थी। संसाधनों के लिए परमाणु हथियारों से युद्ध, कृत्रिम विषाणु भाग निकलना, औद्योगिक प्रदूषण उन्हें अंत की ओर ले जाते। ब्रह्मांड समय पूर्व सभ्यताओं का विशाल कब्रिस्तान हो सकता है, एक स्थान जहां बुद्धिमत्ता की चिंगारियां शाश्वत रात में जलती और बुझती हैं, एक विशालता जहां मौन कुछ ही द्वारा पार किए गए फिल्टरों का गवाह है। यही वह ठंडा मौन है जिसका हम सामना करते हैं। यदि यह परिकल्पना सही है तो हमारा वर्तमान अस्तित्व एक विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि एक उल्टी गिनती की चेतावनी। हम 2 खाइयों के बीच तनी रस्सी पर चलते हैं। एक ओर अज्ञानी लेकिन सुरक्षित जंगली अवस्था में वापसी, दूसरी ओर बहुग्रहीय प्रजाति की प्रगति। लेकिन यह मार्ग कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अनियंत्रित आनुवंशिक संपादन, परमाणु ऊर्जा जैसे जालों से भरा है। एक छोटी गलती सब मिटा देती है। प्रगति की इस ज्वार में मनुष्य अपने आसपास के दुनिया से आदिम बंधन खो देते हैं। कंक्रीट की बक्सों में बंद, चमकदार स्क्रीनों से दुनिया देखते हुए, पैरों के नीचे नरम मिट्टी की बनावट या पहली बारिश की सुगंध भूलते हुए, लाखों वर्षों में पूर्ण हुए संवेदन दुश्मनों की आवाज सुनने या पानी के स्रोत ढूंढने के लिए अब शहरी शोर और कृत्रिम रोशनी से संतृप्त हैं। तेज दांतों वाले शिकारियों का ठोस भय लुप्त हो जाता है, लेकिन अमूर्त और निरंतर चिंता से प्रतिस्थापित अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्थिति, अनिश्चित भविष्य। मस्तिष्क, एक जीवित रहने की मशीन, प्रत्यक्ष धमकियों के बिना खुद पर हमला करता है। मानसिक विकार, अवसाद, अस्तित्वगत शून्यता। फिर भी हम विकासीय दौड़ जीत गए। लेकिन पुरस्कार हमारे समकक्षों के बीच एकाकीपन और जन्मभूमि ग्रह पर अलगाव है, एक ब्रह्मांडीय विडंबना जहां बुद्धिमत्ता हमें ब्रह्मांड के कपड़े में अलग कर देती है। तो ब्रह्मांड के अपार मौन का चिंतन करते हुए और हमारी प्रजाति के रक्त और आंसुओं में डूबे यात्रा पर प्रतिबिंबित करते हुए, हम महसूस करते हैं कि बुद्धिमत्ता एक मुफ्त उपहार नहीं है।
यह प्रकृति का उच्च ब्याज वाला ऋण है, आंतरिक शांति और पर्यावरणीय अखंडता से दैनिक चुकाया जाता है। हर तकनीकी कदम मानवता की अदृश्य हानि के साथ होता है। कभी कभी बहुत देर से ध्यान दिया जाता है, जैसे तारे ब्लैक होल में ढहते हुए अपनी ही रोशनी को निगलते हुए। उस क्षण जब हमारे पूर्वज अंधकार में ठंड से कांपते थे, मजबूर होकर खड़े होकर क्षितिज को भय से देखते थे, वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि उनकी कमजोरी एक ऐसे मन की फोर्ज होगी जो ब्रह्मांड से पूछताछ कर सके। केवल बाद में हम समझते हैं कि बुद्धिमत्ता वशीकरण का सिंहासन नहीं है, बल्कि एंट्रोपी के सागर में एक नाजुक नौका है, और हर वैज्ञानिक खोज नक्काशीदार हड्डी से लेकर कण त्वरक तक रात के सामने आत्मसमर्पण न करने की हमारी इनकार का गवाह है। और यही यहाँ इस प्रतिबिंब की शांति में, जहां हमें अपनी उत्तरजीविता के धागे से बुनी अनंत कृतज्ञता की एक धर्मनिरपेक्ष प्रार्थना ऊंची करनी चाहिए, स्मृति के संरक्षकों और सत्य के खोजकर्ताओं के लिए, पेलियोंटोलॉजिस्टों के लिए जो जलते सूरज के नीचे खोदकर पृथ्वी की पत्थर की पृष्ठों को पढ़ते हैं, भूवैज्ञानिकों के लिए जो इयोनों के रासायनिक सांस को डिकोड करते हैं, जलवायु वैज्ञानिकों के लिए जो हमारे घायल घर के महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी करते हैं, और सिद्धांतकारों के लिए जो मौन बलिदान और पवित्रता छूने वाली समर्पण से हमारे समझ के सीमाओं को फैलाते हैं, ताकि हम अंधेरे में अंधे होकर न चलें खाई की ओर। हम केवल आशा करते हैं कि इतने प्रयास से प्राप्त यह ज्ञान की रोशनी हमें भस्म करने वाली आग न हो, बल्कि वह प्रकाश स्तंभ हो जो हमें एक सहजीवन की ओर मार्गदर्शन करे, जहां प्रौद्योगिकी और प्रकृति साथ नाचें, चेतना की ज्वाला की रक्षा करते हुए एक अपार और मुख्य रूप से निष्क्रिय ब्रह्मांड में। ऐसी चीजें हैं जो समय की धूल और अभिमान के नीचे एक बार खो जाने पर कभी नहीं लौटती, और उस शून्य की गूंज में केवल उसका रह जाता है जो हो सकता था और नहीं हुआ। लेकिन वह मौन पूर्ण नहीं है, या कम से कम अभी नहीं। यदि हम अपनी खुद की चिंता के शोर से परे कान तेज करें, तो हम सुनेंगे कि पृथ्वी स्वयं एक मंद कराह जारी कर रही है, एक फ्रैक्चर की सिम्फनी जो गहन खाइयों से लेकर स्ट्रेटोस्फीयर तक गूंजती है। क्योंकि जिस महान फिल्टर की हम इतनी सिद्धांत करते हैं, वह आवश्यक रूप से एक बाहरी बाधा नहीं है, एक भटकता क्षुद्रग्रह या एलियन आक्रमण। अक्सर यह एक बुनियादी रसायन और ऊष्मागतिकीय परीक्षा है जो एक सभ्यता को हल करनी चाहिए इससे पहले कि उसके अपने अपशिष्ट उसे घुटन दे दें। और हम आधुनिक प्रोमेथियस के अभिमान में वातावरण को, वह पतली नीली झिल्ली जो हमें शून्य से अलग करती है, कार्बन के कचरे में बदल दिया है, होलोसीन के दौरान ग्रहीय होमियोस्टेसिस बनाए रखने वाले चक्रों को बदलते हुए, जैसे कि हम एक निर्माणाधीन सौरमंडल के नाजुक संतुलन को बाधित कर रहे हों। पहले हम महासागरों की अंधकार में उतरें, जहां नाटक हमारी दृष्टि और स्क्रीनों से दूर खेला जा रहा है। वहां हमारे दुनिया के 7 दशांश को ढकने वाली अपार नीली में एक मौन रासायनिक युद्ध लड़ा जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, वह अदृश्य गैस जो हम हर जीवाश्म ईंधन जलाने के साथ निकालते हैं, हवा में विनम्रता से नहीं रहती। महासागर अपनी शाश्वत धैर्य में हमारी उत्सर्जनों का लगभग 1/3 अवशोषित कर चुके हैं, गर्माहट के खिलाफ एक विशाल बफर के रूप में कार्य करते हुए। लेकिन यह सेवा एक भयानक कीमत पर है, अम्लीकरण। पानी में घुलने पर CO कार्बोनिक एसिड बनाता है, कार्बोनेट आयनों को चुराते हुए जिनकी समुद्री जीवों को सख्त जरूरत है। पेट्रोपोड्स के बारे में सोचें, समुद्र की तितलियां, ध्रुवीय जलों में ट्रॉफिक जाल की आधार बनाने वाले छोटे घोंघे तैराक। उनकी अरागोनाइट की नाजुक खोलें उड़ाए गए क्रिस्टल की भांति नाजुक, जीवित रहते हुए ही घुल रही हैं, एक शत्रुतापूर्ण पानी में अपारदर्शी और भंगुर बनते हुए। 2025 की शोध से पता चलता है कि इस तेज अम्लीकरण के कारण उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय कोरल के लिए उपयुक्त आवासों में 43% तक कमी आई है, एक प्रक्रिया जो समुद्री जैव विविधता को धमकी देती है, जैसे एक ब्रह्मांडीय क्षरण डूबे हुए दुनिया को निगलती है। यदि वे गिरते हैं तो समुद्री जीवन की पूरी वास्तुकला, हेरिंग से लेकर बड़ी नीली व्हेल तक, डगमगाती है। और दक्षिण में कोरल रीफ, कैल्शियम की जीवित कैथेड्रल जो समुद्र की सबसे बड़ी जैव विविधता को आश्रय देते हैं, सफेद होकर मरते हैं, शैवालों से ढके सफेद मलबे के कब्रिस्तानों में बदलते हुए एक पारिस्थितिकी तंत्र का दृश्य पूर्व संकेत जो सपने देखने की क्षमता खो चुका है।
अम्लीकरण संरचनात्मक अखंडता की हानि को बढ़ाता है और तूफानों के सामने लचीलापन कम करता है। यह बुखार रसायन तक सीमित नहीं है, यह ग्रह के रक्त की परिसंचरण को प्रभावित करता है। उत्तरी अटलांटिक में एक महत्वपूर्ण धारा अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन AMOC थकान के संकेत दिखाती है। एक कमजोर होती नाड़ी 2025 की अपडेट्स से पता चलता है कि उच्च उत्सर्जन परिदृश्यों के तहत इस शताब्दी में सुलझने की असुविधाजनक संभावना है, हालांकि तत्काल साक्ष्य के बिना। लेकिन 2050 से 2100 तक औसतन 4 स्वेर ड्रूप्स की मंदी के साथ सहस्राब्दियों से यह कन्वेयर बेल्ट गर्म और लवणीय पानी को उत्तर की ओर ले जाती है, यूरोप की जलवायु को मॉडरेट करती है और उष्णकटिबंध में वर्षा को नियंत्रित करती है। लेकिन ग्रीनलैंड की बर्फ सबसे निराशावादी मॉडलों को चुनौती देने वाली गति से पिघलती हुई अटलांटिक में बड़े पैमाने पर मीठे और ठंडे पानी को इंजेक्ट कर रही है। यह पानी कम घना, डूबने से इनकार करता है, महासागरीय इंजन को रोकते हुए। यदि यह प्रणाली ढहती है और भौतिकी हमें चेतावनी देते हैं कि यह एक गैर वापसी बिंदु है, इस शताब्दी के लिए असुविधाजनक संभावना के साथ हम एक जलवायु विरोधाभास का सामना करेंगे। उत्तरी गोलार्ध क्रूर सर्दियों में डूबा हुआ जबकि दक्षिण झुलसता है और एशिया और अफ्रीका में अरबों को खिलाने वाली मानसून बस विफल हो जाती है। यह विज्ञान कथा नहीं है, यह हमारी निष्क्रियता पर वाक्य सुनाने वाली द्रव यांत्रिकी है, एक प्रवाह जो आकाशगंगाओं को आकार देने वाली अंधेरे पदार्थ की ब्रह्मांडीय धाराओं की गूंज है। इस बीच ठोस भूमि पर हम सुनना भूल गए हैं। हमारे पैरों के नीचे प्राचीन जंगलों की मिट्टी में जो हमने अभी तक नहीं काटे, एक जैविक प्रौद्योगिकी मौजूद है जो हमारे किसी भी फाइबर ऑप्टिक केबल से श्रेष्ठ है, माइक्रोराइजल नेटवर्क। कवक और जड़ें वुड वाइड वेब में उलझी हुई, जहां पेड़ पोषक तत्वों का आदान प्रदान करते हैं, पड़ोसियों को कीटों के बारे में चेतावनी देते हैं और अपने अंकुरों की देखभाल करते हैं। जैवमंडल में एक अंतर्निहित एकजुटता है, लाखों वर्षों की सहयोग जो हम कंक्रीट की एकाकी में तिरस्कृत करते हैं। हम सिंथेटिक उर्वरकों से नाइट्रोजन चक्र को तोड़ते हैं जो, हालांकि जनसंख्या विस्फोट को खिलाया, अब नदी मुहानों में मृत क्षेत्र बनाते हैं, विषाक्त शैवाल खिलने में जलीय जीवन को डुबोते हुए। हम आवासों को खंडित करते हैं जब तक कि जीवों को भागने की जगह नहीं मिलती, तनावग्रस्त जानवरों से विषाणुओं को अप्रस्तुत मनुष्यों पर कूदने को मजबूर करते हुए, इस प्रकार हमारी अपनी कमजोरी का चक्र बंद करते हुए। 2025 के अध्ययनों से पता चलता है कि परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से प्राचीन रोगजनक मुक्त हो रहे हैं, जैसे एंथ्रेक्स के स्पोर और 30,000 वर्ष पुराने विशाल विषाणु, कीचड़ से उभरते हुए पिछले युगों के भूतों की भांति, जिनके लिए हमारा आधुनिक प्रतिरक्षा तंत्र स्मृति या रक्षा नहीं रखता। और इस सब के ऊपर वातावरण मोटा होता जाता है। हवाई में मौना लोआ वेधशाला में औद्योगिक चिमनियों से दूर कीलिंग वक्र अपना अटूट आरोहण जारी रखता है। दांतेदार से दांतेदार ग्राफ ग्रह की सांस दिखाता है, उत्तरी जंगलों के वसंत में श्वास लेने पर गिरावट और शरद में श्वास छोड़ने पर आरोहण। लेकिन हर श्वास छोड़ने पर हमें पहले से अधिक CO छोड़ जाता है। हम अब उस जलवायु में नहीं हैं जिसने कृषि को जन्म दिया, हम एक अज्ञात क्षेत्र में सीमा पार कर चुके हैं, एक कृत्रिम प्लियोसीन जहां तूफान घटनाएं नहीं बल्कि होने की अवस्थाएं हैं। सोलास्टाल्जिया, प्रिय पर्यावरण की हानि से होने वाला मानसिक दर्द देखकर कि हमारी बचपन की भूमि सूख जाती है या डूब जाती है, 21वीं शताब्दी की पुरानी व्याधि बन रही है। हम अपनी ही घर में निर्वासित महसूस करते हैं, एक दुनिया के लिए रोते हुए जो हमारी आंखों के सामने लुप्त हो रही है, जबकि उपभोग की मशीनरी हमें दोहक को अनदेखा करने और खरीदते रहने को उकसाती है, एक भ्रम जो हमारी लालच के एंट्रोपिक लागत को छिपाता है। उस क्षण जब पहली भाप इंजन ने विक्टोरियन इंग्लैंड के आकाश में काली धुआं की स्तंभ छोड़ी, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि वह कालिख वह स्याही होगी जिससे हम अपनी संभावित सजा लिखेंगे, नहीं कि कोयले में कैद जीवाश्म सौर ऊर्जा की मुक्ति घटनाओं की श्रृंखला छेड़ेगी जो महासागरों की रसायन को बदल सकती है। केवल बाद में हम समझते हैं कि वातावरण एक अनंत कचरा डंप नहीं है, बल्कि एक बंद और उत्कृष्ट संतुलित प्रणाली, और ऊष्मागतिकी एक कठोर न्यायाधीश है जो रिश्वत या अज्ञानता को बचाव के रूप में स्वीकार नहीं करता।
और यही यहाँ इस अस्तित्वगत चुनौती की भव्यता के सामने, जहां हमें एक गंभीर और कांपते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए उन्हें जो अदृश्य को सबसे पहले देखा, चार्ल्स डेविड कीलिंग को, जिनकी मठवासी दृढ़ता ने एक ज्वालामुखी पर्वत पर हमें दुनिया की बीमार सांस देखने की दृष्टि दी, यूनिस न्यूटन फूड को, जो लगभग 2 शताब्दियों पहले कार्बन के कैद करने वाले गर्मी की अंतर्ज्ञान की, महासागरीय वैज्ञानिकों को जो बुआ के बाद बुआ से अटलांटिक धाराओं के कमजोर नाड़ी की निगरानी करते हैं, और पारिस्थितिकी वैज्ञानिकों को जो कीचड़ में घुटनों के बल जड़ों और कवकों की गुप्त भाषा को डिकोड करते हैं, हमें याद दिलाते हुए कि जीवन एक जाल है जिससे हम अलग होकर गिर जाते हैं। हम केवल आशा करते हैं कि इन विज्ञान के सतर्कों द्वारा संचित बुद्धि न केवल नई प्रौद्योगिकियों को प्रेरित करे, बल्कि एक नई नैतिकता को, हमारी चिंता को आवश्यक कार्रवाई में बदलते हुए बगीचे को बहाल करने के लिए जो हमें सौंपा गया है। ऐसी चीजें हैं जो उदासीनता से एक बार चुप हो जाने पर दुनिया की आत्मा में एक शून्य छोड़ती हैं जिसे कोई मानवीय आविष्कार कभी नहीं भर सकता। और फिर भी इस ग्रहीय दिग्गज की जड़ता हमारी तत्काल धारणा की सीमाओं या बढ़ती चिंता से खींचे गए ग्राफों पर नहीं रुकती। मोटे होते वातावरण और जलते जंगलों से परे इस परिवर्तन की एक अधिक गहन और मौन आयाम है जो गहन अंधकार में और अक्षांशों में होती है, जहां सूरज क्षितिज को मुश्किल से छूता है। यदि हम अपनी दृष्टि दक्षिण की ओर मोड़े, अंटार्कटिका के सफेद महाद्वीप की ओर, तो हम थ्वाइट्स ग्लेशियर से मिलते हैं, ब्रिटेन के आकार की बर्फ की एक द्रव्यमान जिसे ग्लेशियोलॉजिस्टों ने अंधकारपूर्ण उपनाम डूम्सडे ग्लेशियर दिया है। यह उपनाम अलार्मवाद से नहीं जन्मा, बल्कि ज्यामिति और भौतिकी से। 2025 की अपडेट्स से पता चलता है कि ग्लेशियर महत्वपूर्ण स्थिरीकरण बिंदुओं पर अपनी पकड़ खो रहा है, नुक्ते तेजी से फैलते हुए और बर्फ अपेक्षा से तेज विकसित हो रही है, संभावित रूप से शताब्दियों में समुद्री स्तर को कई मीटर बढ़ाने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को ट्रिगर करते हुए। ट्वाइट्स एक बोतल में प्लग की भांति कार्य करता है, उसके पीछे अंटार्कटिक पश्चिमी बर्फ शीट के विशाल विस्तार को रोकते हुए, जो वैज्ञानिकों को इस सफेद रेगिस्तान में डेरा डालते हुए त्वचा को अदृश्य ब्लेडों की भांति काटने वाली कैटाबिटिक हवाओं को सहन करते हुए नींद हराम करता है। वह ग्राउंडिंग लाइन है, वह सटीक बिंदु जहां ग्लेशियर चट्टानी बिस्तर पर आराम करना बंद करता है और समुद्र पर तैरने लगता है। सरकम्पोलर गहन जल हमारे अतिरिक्त ऊर्जा के कारण सूक्ष्म रूप से गर्म हुए इस बर्फ शेल्फ के नीचे घुसपैठ कर रहे हैं, ग्लेशियर की आधार को चाटते हुए और नीचे से उसकी स्थिरता को क्षय करते हुए। यह एक निर्दयी फ्रैक्चर यांत्रिकी है। जैसे जैसे बर्फ शेल्फ पतली और पीछे हटती है, वह ऊंची बर्फ की चट्टानों को उजागर करती है जो शुद्ध संरचनात्मक अस्थिरता से अपना खुद का भार नहीं सह सकती और समुद्र में ढह जाती है, एक प्रक्रिया जिसे समुद्री बर्फ चट्टान अस्थिरता के रूप में जाना जाता है। यदि थ्वाइट्स विकसित होता है तो यह एक श्रृंखला प्रतिक्रिया ट्रिगर कर सकता है जो शताब्दियों में समुद्री स्तर को कई मीटर बढ़ा देता है, मानवता द्वारा खींचे गए हर तटीय मानचित्र को फिर से डिजाइन करते हुए। शहर जैसे शंघाई, मियामी, न्यूयॉर्क या कोलकाता सभ्यता के केंद्र से डूबे कंक्रीट के रीफ में बदल जाते, एक युग के स्मारक जहां हम मानते थे कि भूगोल स्थिर है, एक ब्रह्मांडीय चेतावनी की ग्रह हमारी कार्रवाइयों पर अटूट ताकतों से प्रतिक्रिया देता है। लेकिन त्रासदी केवल भौतिक नहीं है, यह रासायनिक है। जबकि हमारी आंखें जल स्तर पर टिकी हैं, हम उसकी संरचना भूल जाते हैं। महासागरों ने औद्योगिक क्रांति से हमारी उत्सर्जनों का लगभग 1/3 धैर्यपूर्वक अवशोषित किया है, वायुमंडलीय गर्माहट के सबसे बुरे को रोकने वाला एक विशाल बफर। लेकिन यह सेवा मुफ्त नहीं है, कीमत अमलता में चुकाई जाती है। पानी में घुलने पर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बनाता है, महासागर के पीएच को पिछले 300 मिलियन वर्षों में न देखी गई गति से कम करते हुए। यह महासागरीय ऑस्टियोपोरोसिस का एक रूप है। यह कैल्सीफाइंग जीवों की खोल और कंकाल बनाने की क्षमता को प्रभावित करता है। पेट्रोपोड्स के बारे में सोचें, छोटे समुद्री घोंघे जिन्हें समुद्र की तितलियां कहा जाता है, जो ठंडे जलों में भोजन जाल की आधार बनाते हैं। दक्षिणी महासागर में उनकी नाजुक अरागोनाइट खोलें पहले से ही विघटन के संकेत दिखा रही हैं, अपारदर्शी और भंगुर बनते हुए, जैसे चीनी से खराब हुए दांत,
2025 की शोध से गंभीर प्रभावों की पुष्टि होती है जो पूरी ट्रॉफिक श्रृंखला को धमकी देती है। यदि वे ढहते हैं तो सैल्मन, हेरिंग और व्हेल जो उन पर निर्भर हैं, एक खाली महासागर की भूख महसूस करेंगे। कोरल रीफ, जैव विविधता की जीवित कैथेड्रल जो सभी समुद्री जीवन का 1/4 आश्रय देते हैं, न केवल गर्मी से सफेद हो रहे हैं बल्कि घुल रहे हैं, तूफानों का सामना करने के लिए आवश्यक संरचनात्मक अखंडता खोते हुए, एक गिरावट जो प्राचीन दुनिया की विलुप्ति की गूंज है। और जबकि समुद्र बदलता है, उत्तरी छोर पर ठोस भूमि सहस्राब्दियों की नींद से जागने लगती है। परमाफ्रॉस्ट, वह स्थायी रूप से जमे हुए मिट्टी की परत जो साइबेरिया, अलास्का और कनाडा के बड़े हिस्से के नीचे है, एक जैविक और रासायनिक समय बम है। 2025 के अध्ययनों से पता चलता है कि पिघलने पर न केवल ठोस टुंड्रा को पारगम्य दलदल में बदलता है जो सड़कों को निगलता है और इमारतों को गिराता है, बल्कि माइक्रोबियल अपघटन को पुनः सक्रिय करता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को मात्राओं में मुक्त करता है जो हमारी अपनी औद्योगिक उत्सर्जनों को ग्रहण कर सकती हैं, मीथेन के साथ जो अल्पावधि में CO से 80 गुना अधिक गर्म करने की शक्ति रखता है। यह एक सकारात्मक फीडबैक लूप है। जलवायु विज्ञान में सबसे भयभीत तंत्र, गर्माहट पिघलाव को प्रेरित करती है, पिघलाव गैसें मुक्त करता है और वे गैसें अधिक गर्माहट प्रेरित करती हैं। इसके अलावा यह पिघलाव एक जैविक पांडोरा बॉक्स खोलता है। एंथ्रेक्स के स्पोर और 30,000 वर्ष पुराने विशाल विषाणु कीचड़ से उभर रहे हैं, रोगजनक जिनके लिए हमारा आधुनिक प्रतिरक्षा तंत्र स्मृति या रक्षा नहीं रखता, हमें याद दिलाते हुए कि अतीत कभी सच्चे मायने में मरा नहीं है, केवल सोया हुआ। ब्रह्मांडीय अवशेषों की भांति जागने की प्रतीक्षा में इस ग्रहीय उथल पुथल के बीच मानवीय अनुभव ऐसे तरीकों से बदलता है जिन्हें हम मुश्किल से व्यक्त करना शुरू कर रहे हैं। हम अब केवल गर्म जलवायु की बात नहीं करते, बल्कि ग्रह के क्षेत्रों की जो मानव शरीर विज्ञान को चुनौती देते हैं। वेट बल्ब तापमान की अवधारणा जीवित रहने का मापदंड बन गई है। जब गर्मी और आर्द्रता का संयोजन 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, मानव शरीर पसीने से ठंडा होने की क्षमता खो देता है। जैविक ऊष्मागतिकीय विफल हो जाती है और हाइपरथर्मिया से मृत्यु अपरिहार्य है, यहां तक कि सबसे स्वस्थ और अनुकूलित व्यक्तियों के लिए, यदि कृत्रिम शीतलन तक पहुंच न हो। फारस की खाड़ी, भारतीय उपमहाद्वीप और उत्तरी चीन के मैदान के पूरे क्षेत्र ग्रीष्मकालीन गर्मी की लहरों के दौरान इस सीमा के खतरनाक रूप से निकट पहुंचते हैं, बड़े पैमाने पर प्रवास की संभावना उठाते हुए न केवल चुनाव से बल्कि शुद्ध जैविक असंभाव्यता से। लाखों लोग अपनी पूर्वजों की भूमि छोड़ने को मजबूर हो सकते हैं, केवल अपनी दुर्लभ संपत्तियों को ही नहीं बल्कि अपनी भाषाओं, परंपराओं और एक भूमि से आध्यात्मिक जुड़ाव की अमूर्त हानि को ले जाते हुए जो शत्रुतापूर्ण हो गई है, एक निर्वासन जो विस्तारित ब्रह्मांडों में पदार्थ के ब्रह्मांडीय प्रवासों की गूंज है। इस तात्कालिकता के सामने हमारी तकनीकी प्रतिक्रिया, हालांकि शानदार, अक्सर रैखिक सरलता के जाल में गिरती है। हम जीवाश्म ईंधनों को बिजली से प्रतिस्थापित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा की आधारभूत संरचना भी भूमि से निकाली गई भौतिक शरीर रखती है। बोलीविया और चिली के सालार, एक आकाशीय और अंधा करने वाली सुंदरता की भूमियां, लिथियम निकालने के लिए औद्योगिक बलिदान क्षेत्रों में बदल रही हैं, बैटरियों के लिए आवश्यक सफेद सोना। गहन समुद्री तल, एक मुश्किल से खोजा पारिस्थितिकी तंत्र जो शाश्वत अंधकार में बायोल्यूमिनेसेंट जीवन रूपों से भरा है, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल खनन की नजर में है। हम जलवायु बचाने के लिए जैव विविधता को नष्ट करने का जोखिम उठाते हैं, मौलिक त्रुटि दोहराते हुए ग्रह को संसाधनों के गोदाम के रूप में मानते हुए एक जीवित परस्पर जुड़ी प्रणाली की बजाय। सच्ची संक्रमण केवल ऊर्जा स्रोत बदलना नहीं है, बल्कि पदार्थ और उपभोग के साथ हमारा संबंध बदलना, समझते हुए कि अपशिष्ट फेंकने का कोई बाहर नहीं है, नहीं निकालने का अनंत तल, एक ब्रह्मांडीय सबक की संतुलन दीर्घायु की कुंजी है। उस समय जब हमारी प्रजाति महाद्वीपों के मानचित्र खींचना और तारों का नामकरण शुरू कर रही थी, हम अलगाव के जादू के नीचे जीते थे। हम प्रकृति को देखते थे और एक विरोधी देखते थे जिसे वशीभूत करना था, या एक अनंत भंडार जो कभी खाली नहीं होता। हम खुद को आश्वस्त करते थे कि प्रगति एक सीधी आरोही रेखा है, जंगली पर विजय पर खींची गई, और हमारी प्रतिभा हमें सृष्टि के बाकी को शासित करने वाली भौतिक नियमों से मुक्त करती है।
हमने अपनी शहरों का निर्माण नदियों की पीठ फेर कर किया, झरनों को डामर के नीचे दफनाया और आकाश को कालिक से भरा, एक बाल सुलभ अभिमान से मानते हुए कि दुनिया बहुत बड़ी है असफल होने के लिए। अर्थव्यवस्था हमारी धर्मशास्त्र बन गई और सतत विकास हमारा सिद्धांत, एक धर्म जो अमूर्त के वेदी पर ठोस का निरंतर बलिदान मांगता था, सहस्राब्दी जंगलों को कागजी मुद्रा में बदलते हुए और कोरल रीफ को पर्यटन की संख्याओं में कभी रुककर हमारी असीम महत्वाकांक्षा के भार के नीचे हमारी साझा घर की मुख्य बीमों की चरमराहट नहीं सुनते हुए, एक भ्रम जो तारकीय हवाओं से बिखरी निहारिकाओं की भांति बिखरता है। केवल बाद में समझ आया, जब गर्मी ने कसना शुरू किया और तूफान नाम बन गए जो आतंक प्रेरित करते थे, कि जीवन की बुनावट हमारे आर्थिक मॉडलों से कहीं अधिक घनी और रहस्यमय है। हम समझते हैं कि कोई साइड इफेक्ट जैसी चीज नहीं है, बल्कि सब कुछ एक बंद प्रणाली में प्रत्यक्ष प्रभाव है। हम समझते हैं कि एक प्रदूषित महानगर में बच्चे की स्वास्थ्य एक दूर महासागर में शैवाल जंगल की स्वास्थ्य से अंतर्निहित रूप से जुड़ी है, और एक छोटे परागणकर्ता की विलुप्ति भूख की श्रृंखला ट्रिगर कर सकती है जो साम्राज्यों को गिरा दे। रहस्योद्घाटन दर्दनाक था, मीठे सपने से जागकर घर को जलता पाकर, और हमें ऊपर नहीं देवताओं या अंतरिक्ष की ओर, बल्कि नीचे मिट्टी, पानी और जड़ों की ओर देखने को मजबूर किया, विनम्रता से स्वीकारते हुए कि हम कपड़े के हिस्से हैं, न कि उसके बुनकर। और हर धागा जो हम काटते हैं हमें अपनी ही गिरावट के निकट लाता है, ब्रह्मांड की परस्पर जुड़ाव के सामने एक ब्रह्मांडीय विनम्रता। और यही यहाँ हमारी खुद की नाजुकता की समझ के बाद की शांति में, जहां हमें एक गंभीर ठहराव करना चाहिए, एक ईमानदार श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उन्हें जो अदृश्य को सबसे पहले देखा। महासागरीय वैज्ञानिकों को जो उच्च समुद्र की एकाकी में महीनों गुजारे, विशाल लहरों से झूलते हुए, अंधकार में धाराओं के कमजोर नाड़ी को सुनने के लिए सोनार फेंकते हुए, टैक्सोनोमिस्टों को जो शांत प्रयोगशालाओं में माइक्रोस्कोप पर झुके सबसे छोटे और विनम्र जीवों को वर्णित और नामित करने के लिए अपनी जिंदगियां समर्पित की, जीवन की श्रृंखला को बनाए रखने वाले अदृश्य कड़ियों को गरिमा और अस्तित्व देकर, वायुमंडलीय भौतिकी वैज्ञानिकों को जो गणनाओं से भरे बोर्डों और संशयवादियों की हंसी के बीच हमारे गर्माहट की पथ को गणितीय सटीकता से खींचा, हमें चेतावनी देते हुए भविष्यवक्ताओं की धैर्य से जो कोई सुनना नहीं चाहता था कि आकाश के रासायनिक संतुलन पवित्र है, और क्षेत्रीय पारिस्थितिकी वैज्ञानिकों को जो कीचड़ भरी बूटों और सूरज से झुलसी त्वचा के साथ पक्षियों के गीतों की गुमशुदगी और कोरल के सफेद होने को दस्तावेजित किया। ग्रहीय दोख के नोटरी बनकर उनकी अतृप्त जिज्ञासा और अटूट कठोरता के कारण आज हम अंधे होकर खाई की ओर नहीं चलते, बल्कि एक मानचित्र रखते हैं, कितना भी भयावह हो, और एक अवसर कितना भी छोटा लगे, दिशा बदलने का, ब्रह्मांडीय विशालता में एक प्रकाश स्तंभ। हमारी एकमात्र आशा है कि हम इस बुद्धि को अपनी सभ्यता के मूल में एकीकृत कर सकें, भय को कार्रवाई में और अपराध बोध को जिम्मेदारी में बदलते हुए। हम केवल आशा करते हैं कि प्रौद्योगिकी हथौड़े से बिस्तुरी में बदल जाए, नैतिकता और बायोमिमिक्री द्वारा निर्देशित एक औजार जो प्रकृति की दक्षता से सीखे बजाय उसे कुचलने की कोशिश के। हम आशा करते हैं कि मानवता उसकी पूजा को फिर से खोज सके जो उसने नहीं बनाई, समझते हुए कि सच्ची धन संचय में नहीं मापी जाती, बल्कि हवा की शुद्धता, मिट्टी की उर्वरता और समुद्रों की जैव विविधता में। हम एक ऐसे भविष्य की आकांक्षा करते हैं जहां समुद्री तल की खनन एक दुःस्वप्न के रूप में याद की जाए जिसे हमने वास्तविक न बनाने का निर्णय लिया, उसके बजाय संयम, कट्टरपंथी पुनर्चक्रण और एक अस्तित्व चुनते हुए जो ग्रह को बनाए रखने के लिए निगलने की आवश्यकता नहीं रखता। एक सहजीवन जो ब्रह्मांडीय सामंजस्य की गूंज है। ऐसी चीजें हैं जो एक बार खो जाने पर कोई वापसी या कीमत नहीं रखती, वास्तविकताएं जो बाजार और राजनीति से परे हैं, शाश्वत के क्षेत्र से संबंधित। एक चंद्रहीन रात में प्लैंकटन की कॉलोनी का नीला चमक, एक ढहते बर्फ की कैथेड्रल का राजसी मौन, एक कछुए की प्राचीन नजर जो समुद्र में शताब्दियों को गुजरते देखी, ये पृथ्वी की सच्ची रत्न है। यदि हम उन्हें बुझने देते हैं, यदि हम लालच को जीवन की सिम्फनी को हमेशा के लिए चुप कराने देते हैं, तो हम एक ठंडे ब्रह्मांड में अकेले रह जाएंगे, अपनी मशीनों और सोने से घिरे, लेकिन सुंदरता और रहस्य के अनाथ जो एक बार हमें महसूस कराते थे, हालांकि एक संक्षिप्त क्षण के लिए, कि हम अंधकार में अकेले नहीं हैं।
एक अंतिम गूंज जो मरते तारे की अंतिम फुसफुसाहट की भांति गूंजती है।